Hello students, how are you? Welcome to online social study classes of New Saint Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we will study the third chapter from the book Economics, and the chapter name is Money and Credit. I have already told you about money previously in WhatsApp group. So today we will discuss this chapter in detail. स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टॉपिक मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. Students, we know that everyday life we use money for different purposes. Sometimes we buy any things, or sometimes we buy any services. Sometimes we do not pay actually, we only promise to give them in future. So let's start this chapter. The use of money spans a very large part of everyday life. मतलब जो मनी का यूज़ करने का जो स्पांस है वो हमारी एवरीडे लाइफ के एक लार्ज पार्ट तक है. लुक अराउंड यू एंड यू वुड ईजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे. आप अगर अपने चारों ओर देखें तो आपको एक ही दिन में आपके चारों ओर बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि मनी को शामिल करते हुए होते हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे. कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं? इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी. और इन सारे ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं वो बॉट की जाती हैं, सोल्ड की जाती हैं, बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, और साथ ही साथ उसमें पैसे का भी, धन का भी, मनी का भी यूज किया जाता है. इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी. और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनमें कि उसमें कोई एक्चुअल जो वस्तु है उसको एक्सचेंज नहीं किया जाता है, बल्कि केवल जो सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, टीचिंग है, ये बैंकिंग है, इनमें क्या होता है केवल सर्विस को एक्सचेंज किया जाता है. जैसे हमको कहीं जाना है, हम बस में बैठते हैं और बस वाला हमको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है, और हम उसके बदले में उसको क्या देते हैं, पैसा दे देते हैं, मनी दे देते हैं. फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ. और कुछ तो ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनके लिए जो एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी है वो नहीं होता है, बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. बल्कि इसके बजाय जो मनी है उसको किसी भविष्य में उसको प्रॉमिस कर दिया जाता है उसको पे करने का. ऐसे बहुत सारे आजकल जो बिज़नेस होते हैं, और जैसे आपकी एक शॉप ही है तो शॉप वाला कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरह की शॉप हो, उसकी मेडिकल की हो, ग्रॉसरी शॉप हो, एंड एनी अदर टाइप ऑफ गारमेंट्स एट्सेट्रा, वो कोई भी मटेरियल उनका ऐसा नहीं है कि वो जितना भी मटेरियल लाते हैं पूरा का पूरा कैश पेमेंट करके आते हों, ऐसा नहीं है ना. वो फ्यूचर में देने का प्रॉमिस रहता है उसका, और जहाँ से भी वो लाते हैं वो ढेर सारा उनको मटेरियल मिल जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी? क्या आपने कभी भी ये सोच के देखा है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो मनी में ही क्यों किए जाते हैं? इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है, आसान है. क्यों? ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और सी माइट वॉन्ट. क्योंकि अगर आपके पास में पैसा है, मनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कमोडिटी और सर्विस को, कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा आपको चाहिए तो आप मनी के बदले उसको एक्सचेंज कर सकते हैं. और अगर आपके पास मनी ही नहीं है तो फिर देयर विल बी ए प्रॉब्लम. दस एवरीवन प्रीफर टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी. और इसीलिए हर कोई जो पेमेंट है उसको मनी के रूप में रिसीव करने को प्राथमिकता देता है, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट. और फिर उसके बाद उसी पैसे का वो यूज़ दूसरी वस्तुएं जो उसको चाहिए उनको एक्सचेंज करने में करता है. टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर. यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने कल भी आपको समझाया था वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ. टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर. यहाँ पर हम एक शू मैन्युफैक्चरर का केस लेते हैं. वो जूता बनाता है.
ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। वो क्या चाहता है कि वो उसके जो जूते हैं, ये हमें कब के बारे में बताया जा रहा है, जब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता था, जिसको हम हिंदी में वस्तु विनिमय कहते हैं। और इसमें क्या होता था पुराने समय में कि उस समय करेंसी वगैरह तो कुछ भी था नहीं, तो लोग आपस में वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेते थे। उनको जो चीज़ चाहिए वो एक्सचेंज कर ली। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, सपोज कीजिए बैलगाड़ी वाला है और वो आपको कहीं ले जा रहा है, तो वो आपसे कुछ ना कुछ ले लेगा। सपोज कीजिए आपके पास कुछ वीट हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, वो आप उसको दे दोगे और वो आपको वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा देगा। और पहले सारी चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, क्योंकि उस समय इस तरह की करेंसी का कोई भी उस समय प्रचलन नहीं था। तो क्या हुआ देखिए, ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। और वो क्या चाहता है, अपने शूज़ बेचना चाहता है बाज़ार में, और साथ ही साथ उनके बदले वीट खरीदना चाहता है। तो वीट से एक्सचेंज करना चाहता है वो अपने शूज़ को। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। जो शू मैन्युफैक्चरर है, वो अगर आज के समय की बात होगी तो क्या होगा, जो शू मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले अपने जो शूज़ हैं उनको एक्सचेंज करेगा, जिससे कि दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड फॉर मनी, जो उसने मनी के लिए प्रोड्यूस किए हैं, एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। और फिर वो क्या करेगा, उस मनी को वीट के लिए एक्सचेंज करेगा। मतलब कहने का है, आप उसने जूता बनाया और जूते बनाने के बाद में उसने जूते बेचे, और जूते बेचने के बाद में जूते जब वो बेचेगा तो लोगों से बदले में क्या लेगा, मनी लेगा। अब मनी उसके पास आ गया है, तो अब उस मनी को वो कहीं पर भी यूज़ कर सकता है। उसको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो उनके बदले, मनी के बदले उन चीज़ों को ले सकता है ईजीली। Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money। तो कल्पना कीजिए कि अगर उस शू मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली शूज़ को वीट से एक्सचेंज करना पड़ जाए बिना मनी को यूज़ किए हुए, तो ये कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। He would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange। उसको क्या किसे ढूंढना पड़ेगा, उसे एक ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जो कि वीट प्रोड्यूस करता हो, उसके पास में वीट हो और वो अपने वीट को बेचना चाहता हो, लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंडीशन भी है कि वो वीट बेचने के बदले में उसको शूज़ की ज़रूरत हो, तब ही वो यहाँ पर जो ट्रेड है या बिज़नेस है वो पॉसिबल हो पाएगा, एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। दैट इज़ द बोथ पार्टीज़ हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। और दोनों ही पार्टीज़ को क्या होगा, दोनों ही पार्टीज़ को एक दूसरे की जो वस्तु है उसको खरीदने की और जो कंडीशन है वो पॉसिबल होनी चाहिए, तभी ये बिज़नेस उन दोनों के बीच में या एक्सचेंज दोनों के बीच में पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसको हम क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जनरली एक व्यक्ति के पास वो चीज़ होती है जिसे कि दूसरा व्यक्ति नहीं खरीदना चाहता है, और दूसरे व्यक्ति के पास वो चीज़ होती है जिसे पहला व्यक्ति नहीं खरीदना चाहता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। व्हाट अ पर्सन डिज़ायर टू सेल इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में क्या होता है कि जो एक व्यक्ति डिज़ायर करता है कि वो उसे बेचना है, जो चीज़ें बेचने की उसकी इच्छा होती है वो क्या होती है, इज़ एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय। उसमें क्या होना चाहिए, जो दूसरे हैं उनको खरीदने की उनकी इच्छा होनी चाहिए उसी चीज़ को। इन अ बार्टर सिस्टम मैंने अभी बता ही दिया था, वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज, जहाँ पर वस्तुओं का आपस में एक्सचेंज होता था विदाउट यूज ऑफ मनी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज़ एन एसेंशियल फीचर। तो वहाँ पर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ये एक एसेंशियल फीचर था। यहाँ पर हमें ये क्लियर दिखाई भी पड़ रहा है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी और दूसरा बताया था। सपोज कि आप एक पर्सन वीट बेच रहा है, गेहूँ बेच रहा है, गेहूँ की बोरी, और एक व्यक्ति गोट बेच रहा है, उसके पास बकरी है, तो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। वो
अपनी एक सपोज कीजिए उसके पास पूरा एक वीट से भरा हुआ सैक है, बोरा है, और उसके पास एक गोट है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। वो उसका वीट ले लेगा, वो उसका गोट ले लेगा। लेकिन मान लीजिए कि जो वीट बेचने वाला है उसको पूरा वीट नहीं बेचना है, उसको हाफ ऑफ द सैक अपने पास भी रखना है अपने लिए। तो अब क्या होगा, जो गोट वाला है तो वो अपनी बकरी को आधा काट के तो नहीं बेचेगा, आधा काट के बेचने में उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा और दूसरा वाला भी नहीं उसको खरीदेगा। तो इस तरह की समस्या उस समय लोगों के सामने आया करती थी जब यूज़ ऑफ मनी नहीं होता था। इन कॉन्ट्रास्ट इन एनी इकोनॉमी वेयर मनी इज़ इन यूज़, इसके विपरीत अगर हम बात करें ऐसी इकोनॉमी की, ऐसी अर्थव्यवस्था की जहाँ पर मनी का यूज़ किया जाता है, मनी by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of want। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मनी है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेप जो है हमें प्रोवाइड करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है इसकी जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and the same time sell him the wheat। और उसको जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको एक ऐसे फार्मर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी कि जो उसके शूज़ को ख़रीद सके और साथ ही साथ उसको व्हीट बेच सके। वो क्या करेगा, अपने शूज़ को मार्केट में बेचेगा लोगों को, और लोग उसके बदले उनसे पैसे लेगा वो, और उसी पैसे का यूज़ वो व्हीट या राइस या कुछ भी कमोडिटी जो वो चाहता है उसे ख़रीदने में करेगा। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर, यानी जो कुछ भी करना है उसको, वो क्या है, एक ऐसा बायर ढूंढना है फॉर हिज शूज़, अपने शूज़ के लिए, चाहे कोई भी मिल जाए, चाहे वो उसके पास में वीट हो या कुछ भी हो, वो तो केवल मनी से एक्सचेंज करेगा, उससे मनी ले लेगा उससे और शूज़ को दे देगा। वंस ही हैज़ एक्सचेंज हिज शूज़ फॉर मनी, और एक बार उसने अपने शूज़ को मनी से एक्सचेंज कर लिया, ही कैन परचेज वीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। तो वो उस अपने पैसे के बदले, उस धन के बदले कुछ भी चीज़, वीट भी खरीद सकता है या किसी भी दूसरी तरह की कमोडिटी, कपड़े हैं या ज्वेलरी है या कुछ भी है वो खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, और चूँकि ये मनी जो है वो इस एक्सचेंज प्रोसेस में, यानी आपस में एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस है इसमें एक इंटरमीडिएट का काम करती है, यानी एक मीडियम का काम करती है, बीच में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसका काम करती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक कि मनी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वाई मनी इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इसका आंसर आप इजीली अब दे सकते हैं कि मनी ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहलाता है, क्योंकि इससे एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो आसान हो जाती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम है वो भी इससे सॉल्व हो जाती है। तो स्टूडेंट ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो शुरू करते हैं। देखिए, वी हैव सीन दैट मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन्स, कि मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मीडियम का काम करती है एक्सचेंज करने के लिए। जब भी हम किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन्स करते हैं, किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स में जो मनी है वो एक मीडियम का काम करता है किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वॉज यूज्ड एज मनी। और जब तक कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो कॉइन्स के इंट्रोड्यूस होने से पहले बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप्स की जो ऑब्जेक्ट्स हुआ करते थे, चीज़ें हुआ करती थी, उन्हीं को मनी के रूप में यूज किया जाता था। और ये किसी भी देखिए, मनी के रूप में कुछ भी यूज़ हो वो बेनिफिशियल है, वो डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर देता है, चाहे वो मनी आज की जो फॉर्म है मनी की उस फॉर्म में हो या फिर किसी भी दूसरी फॉर्म में हो। जैसे मैंने कल आपको बताए थे कौड़ी सेल्स जो होते हैं, अगर हम वो कौड़ी सेल्स भी मनी के रूप में यूज़ कर लेंगे तो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। जैसे उसको मान लो शूज़ खरीदने हैं, उसने कह दिया भाई मैं शूज़ ये 1 पेयर ऑफ शूज़ मैं 50 कौड़ी में बेचूंगा,
तो उसने 50 कौड़ी में बेच दिए और ले लिए, और उसको उसके बदले मान लीजिए कि जो वीट ख़रीदना है तो उसने कहा कि भाई मुझे 20 किलो वीट अगर उससे लेना है, सपोज कीजिए, तो उसने 20 कौड़ी या कितनी भी कौड़ी में जितनी भी उसका प्राइस एक रखा गया होगा उसके अकॉर्डिंग वो ख़रीद लेगा उसको। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस तरह के कॉइन्स यहाँ पर यूज हैं। देखिए आपको पिक्चर में भी यहाँ दिख रहे होंगे। सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। शुरुआत में बहुत प्रारंभ वाली स्थिति में इंडिया में जो लोग थे वो ग्रेन्स और कैटल को मनी के रूप में यूज़ किया करते थे। उन्होंने ग्रेन्स और कैटल्स को ऐसा बना लिया था, पशुओं को, कि उसके बदले वो दूसरी वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेते थे। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन्स। और लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे उन्होंने कह दिया कि एक वीट का जो सैक है उससे कई चीज़ें खरीद सकेंगे, लेकिन उसमें कम देना हो या ज़्यादा देना हो तो उसकी प्रॉब्लम आती थी। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन्स। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मेटालिक कॉइन्स आए, है ना। पहले गोल्ड के कॉइन्स बने, सिल्वर के कॉइन्स बने, फिर कॉपर के बने, और आजकल तो हम जानते ही हैं जो हमारे सामने हैं वो डिफरेंट मेटल्स के मिल करके बने होते हैं। अ फेज़ विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। और ये एक ऐसा फेज़ था जो लास्ट सेंचुरी तक चलता रहा। देखिए यहाँ पिक्चर हैं, और इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स में भी 2500 ईयर्स ओल्ड, ये लगभग 25 ईयर्स ओल्ड हैं यहाँ पर। और पहले जो राजा वगैरह होते थे वो अपने फ़ोटो वगैरह भी उस पर प्रिंट कराते थे। देखो गुप्ता कॉइन्स, यानी ये जो गुप्त डायनेस्टी थी हमारे यहाँ, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त वगैरह, उनके टाइम का ये है, उनके टाइम के ये कॉइन्स हैं। तुगलक कॉइन्स हैं, तुगलक ने बड़े ही अलग तरीके से अपने कॉइन्स बनवाए थे। और यहाँ पर गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रेन, और अकबर के राज में, शासनकाल में ये गोल्ड की मोहर चलती थी, उसने सोने के ये चलवाए थे। तुगलक ने तांबे के कॉइन्स चलवाए थे। और यहाँ पर देखिए मॉडर्न कॉइन भी है जो आज के समय का है। तो देखिए पढ़ते हैं अब करेंसी के बारे में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी। करेंसी को मुद्रा भी कहते हैं, कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ना, हाँ, वो क्या है, उसमें करेंसी इंक्लूड है, पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं। यानी आज की जो करेंसी है उसमें क्या होता है, पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं। हम पेपर नोट्स का यूज़, कागज़ के जो नोट होते हैं उनका यूज़ करते हैं, और कॉइन का यूज़ करते हैं। अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड। और जैसा कि पहले जो प्रीसियस मेटल्स का यूज़ होता था करेंसी के लिए, गोल्ड का, सिल्वर का, एट्सेट्रा, आज ऐसा नहीं है। आज गोल्ड, सिल्वर या कॉपर का यूज़ नहीं होता, ये काफ़ी प्रीसियस मेटल होते हैं। एंड लाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज़। और ग्रेन और कैटल की तरह से वो एवरीडे यूज़ की चीज़ें भी नहीं होती हैं। द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ऑन। यानी अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ये आ जाता है, द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ऑन। कमेंट ऑन दिस सेंटेंस। तो इस पर, इसमें जो मीनिंग छिपा हुआ है उस पर कमेंट करना होता है। तो इसमें क्या बताया गया कि आज का जो पैसा है, आज का जो मनी है, जैसे अभी आपको पता है कुछ समय पहले 2016 में नवंबर के मंथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था। और उसमें क्या किया था कि जो 500 रुपीज़ के जो और 1000 के जो ओल्ड टाइप के करेंसी नोट्स थे वो अब प्रचलन में नहीं रहेंगे। तो क्या हुआ, उन नोट्स की वैल्यू अब कोई रही? अगर वो नोट्स हमारे पास हैं तो उनकी कोई वैल्यू है क्या? हम उनसे कुछ भी परचेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यही यहाँ पर दिया हुआ है कि मॉडर्न करेंसी क्या है, इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ऑन। अपने खुद के, उसका खुद कोई यूज़ नहीं हो सकता, उसका कोई, जैसे हमने सिल्वर या गोल्ड की करेंसी है तो क्या है कि हम सिल्वर और गोल्ड का वो बनवा सकते हैं। मान लो अपने किसी भी तरह का ऑर्नामेंट्स बनवा लें, आभूषण बनवा लें। गोल्ड है तो गोल्ड की रिंग बनवा सकते हैं अगर गोल्ड की करेंसी है तो।
और उसको हम यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। पर आज की जो करेंसी जैसे पेपर नोट्स है वो किसी भी यूज़ के नहीं है अगर उनकी वैल्यू हटा दी जाए। अगर गवर्नमेंट उनको डिमोनेटाइज कर दे, यानी कि उनको उनकी जो वैल्यू है उनको चलन में बंद कर दे, तो वो किसी भी मतलब के नहीं है, किसी भी यूज़ के नहीं है। देन वाई इज़ इट एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर ये मॉडर्न करेंसी बिना यूज़ की है अपनी खुद की, तो फिर इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट क्यों किया जाता है। तो देखिए, इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो कंट्री की हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको ऑथराइज़ किया गया है। अगर गवर्नमेंट एक किसी भी तरह के कागज़ पर भी वो लिख के दे देगी ना कि इसको 500 रुपीज़ के रूप में यूज़ किया जाए, तो वो 500 रुपीज़ के रूप में ही यूज़ होगा। तो ये जो करेंसी है इसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज़ किया गया है, अधिकृत किया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू है। अगर ये ऑथराइज़ ना हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओल्ड टाइप के जो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज़ करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, ये अक्सर वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि हु इश्यूज़ करेंसी नोट्स, है ना, या रिजर्व बैंक का क्या मुख्य काम है ना, मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक आरबीआई। तो आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ से हमारे जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको इश्यू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज़ पर इंडियन लॉ, जो इंडियन लॉ है, भारतीय कानून है, उसके अनुसार नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इश्यू करेंसी, यानी किसी भी दूसरे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को या किसी संगठन को करेंसी इश्यू करने की परमिशन नहीं है ना। अगर कोई करता भी है तो इसको इलीगल माना जाएगा और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोरोवर द लॉज legalize the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in any settling transaction in India। और इसके अलावा जो हमारा कानून है, इंडियन लॉ है, वो जो रुपी का यूज़ है मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में उसको लीगलाइज करता है, यानी उसको वैध मानता है। और इसको कोई भी व्यक्ति अगर मनी के रूप में पेमेंट किया जाता है किसी भी तरह का, तो कोई भी व्यक्ति या ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसको रिफ्यूज़ या डिनाई नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मनी ही हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया है वही मेन मीडियम है एक्सचेंज का। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़, यानी इंडिया में कोई भी व्यक्ति अगर रुपीज़ में पेमेंट किया गया है तो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसीलिए इस रुपी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि वाई मनी इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो यहाँ से भी हम उसमें दे सकते हैं आंसर कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने मनी को ऑथराइज़ किया हुआ है और कोई भी व्यक्ति इस मनी में किए गए पेमेंट को किसी भी तरह से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ये उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपॉजिट्स विद बैंक्स, है ना। ये भी एक करेंसी का टाइप ही है देखा जाए तो, है ना। जो बैंक के साथ जो डिपॉजिट होता है, हम डिपॉजिट करते हैं, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स, यानी दूसरा जो फॉर्म है जिसमें लोग मनी को होल्ड करते हैं, मनी को अपने पास में रखते हैं, वो क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक, यानी जो बैंक में वो डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जो बैंक में पैसा जो वो जमा कर देते हैं तो उसको डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्या होता है, देखिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, यानी किसी समय पर लोगों को कुछ करेंसी की ज़रूरत होती है अपनी डे टू डे नीड्स के लिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, फॉर इंस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, यानी जब किसी भी वर्कर को मंथ के एंड में जब उसको सैलरी मिलती है उसकी, तो क्या होता है, उसके पास एक्स्ट्रा कैश होता है
मंथ की बिगिनिंग में। यानी जैसे आज मुझे सैलरी मिली तो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना, जो सारे मुझे आज ही खर्च नहीं करने हैं। तो क्या होता है, व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश, तो वो इस एक्स्ट्रा कैश का क्या करता है, जैसे हमने मेरा पूरा बजट है, सपोज कीजिए कि अगर मेरा 30,000 मेरी सैलरी है और मैंने अपना पूरा जो मेरा बजट है जो मेरे को अपने परिवार में खर्च करना है या फिर मुझे दूसरों को जो भी पेमेंट करना है वो सब मैंने कर दिया और परिवार के लिए जो भी ख़रीदना था वो ख़रीद लिया, या अपने मंथ के खर्च के लिए मैंने जो भी मुझे इससे घर में ही रखना था वो मैंने रख लिया, और उसके बावजूद भी सपोज कीजिए कि मेरे पास सपोज़ 5,000 रुपीज़ बन गए, तो वो 5,000 रुपीज़ सपोज कीजिए एक्स्ट्रा कैश है, तो मैं उसका क्या करूँगा, मैं उसको अपनी बैंक में अकाउंट में अपने जमा करवा दूँगा। तो क्या होता है कि पीपल क्या करते हैं, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम, यानी अपने नाम का बैंक अकाउंट खोल करके बैंक में अपने अकाउंट में उस पैसे को वो डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, और जो बैंक्स होती हैं वो इस डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं, एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, और ये जो डिपॉजिट हम करते हैं बैंक क्या करती हैं, इस पर एक अमाउंट देती हैं, एक इंटरेस्ट के रूप में एक अमाउंट भी हमको देती हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज़ सेफ विद द बैंक, लोगों की जो मनी है, जो लोगों का पैसा है वो बैंक में एक तरफ तो सेफ रहता है और साथ ही साथ इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट, और साथ ही साथ वो क्या करता है कि एक इंटरेस्ट के रूप में, यानी जो ब्याज हमें मिलती है वो उसके ब्याज के रूप में हमारी अर्निंग भी हो जाती है। तो कई डिफरेंट टाइप्स के जो अकाउंट्स होते हैं बैंक्स में, किसी अकाउंट पे बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, किसी पर कम मिलता है। पोस्ट ऑफिसेज भी हैं हमारे देश में, पोस्ट ऑफिसेज में भी बहुत से ऐसे टाइप के अकाउंट्स हैं जिनमें अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम कैश डिपॉजिट करा दें और फिक्स करा दें उसको, तो एक लंबे समय के लिए हमको इंटरेस्ट इतना मिलता रहता है कि जो हमारी एवरीडे लाइफ के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको वो पूरा कर दे। थोड़ा बहुत तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता ही है, तो एक तरह से इससे हमारी अर्निंग भी होती है। पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविज़न टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, और ये जो बैंक में उन्होंने डिपॉजिट किया है ना, लोगों के पास एक और प्रोविज़न होता है, एक और फैसिलिटी होती है कि जब भी उनको रिक्वायरमेंट हो अपने इस पैसे में की, तो वो बैंक से विदड्रॉ भी कर सकते हैं। Since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits। और ये जो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक में जो आपने डिपॉजिट कराया और अगर आपको चाहिए तो वो ऐसे ही नहीं मिलेगा कि आप जाओ और बैंक से वहीं कहीं से रखें और अपने पैसे उठा लाओ अपने, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक डिमांड रखनी पड़ेगी, है ना, और ये डिमांड की द्वारा ही निकाले जा सकेंगे ये जो पैसे होंगे। तो इसलिए ये जो डिपॉजिट्स होंगे इनको क्या कहलाया जाएगा, इनको कहा जाएगा डिमांड डिपॉजिट्स, क्योंकि बिना डिमांड के बैंक अपने आप आपको ये पैसा नहीं देगी। सबसे पहले आपको डिमांड बैंक के सामने रखनी पड़ेगी, एक तरह की जो प्रोसेस होती है पैसे निकालने की, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पैसा निकालना पड़ेगा। तो इनको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, देखिए, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, ये एक दूसरी इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जो बैंक हमको प्रोवाइड करती हैं। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, ये एक ऐसी एसेंशियल फैसिलिटी है जो हमको लैंड्स करती है, यानी कि देती है, उधार देती है एक तरह का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, जो मनी का जो एसेंशियल जो आवश्यक जो उसकी विशेषताएं हैं, है ना, वो हमको प्रदान करती है। दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश, कि आपने सुना ही होगा कि जो पेमेंट्स हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, कैश के बजाय चेक से कर दिए जाते हैं। यानी अगर आपके बैंक में पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है और आप नहीं चाहते कि आप अपना पैसा निकालें और फिर पर्सन को दें, और समटाइम्स इट इज़ डेंजरस ऑल्सो, ये थोड़ा ख़तरनाक भी होता है, कोई आपको लूट सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं।
For payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. यानी फॉर चेक से पेमेंट करने के लिए क्या करना होता है, जो पेयर है यानी जो पे करना चाह रहा है उसका बैंक में अकाउंट होता है, वो क्या करता है, मेक्स आउट ए चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। वो एक विशेष अमाउंट का, जो भी अमाउंट उसको पे करना है उस अमाउंट का एक चेक बनाता है। चेक आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा, आपके पास होगा भी। देखिए चेक की भी डेफिनेशन है यहाँ पर, और चेक भी डेफिनेशन यहाँ पर एग्जाम में अक्सर हमसे पूछी जाती है। अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इश्यूड। यानी चेक क्या है, चेक एक पेपर है, एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, यानी बैंक जो होती है उसको आदेश देता है। किस तरह का, यानी कहते हैं ना कि जो ग्राहक हैं वही सब कुछ हैं, तो हम लोग बैंक को ऑर्डर दे सकते हैं। किसके थ्रू, चेक के थ्रू। हमने चेक बनाया तो मतलब हमने बैंक को ऑर्डर दिया है। क्या दिया है कि वो क्या करे, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उस पर चेक पर लिखा हुआ है उस अमाउंट को पे करे। किसके अकाउंट से, जिस व्यक्ति ने उस चेक को लिखा है उस व्यक्ति के अकाउंट से उस चेक पर लिखे हुए अमाउंट को पे कर दे। और किसको पे कर दे, उस पर्सन को जिसके नाम पर वो चेक इश्यू किया गया है ना। किसी व्यक्ति के नाम पर हम चेक इश्यू करते हैं। जैसे आपको देखिए यहाँ पर एक पिक्चर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक चेक की पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टर प्रेम कुमार के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पे, प्रेम कुमार है ना, प्रेम कुमार को हमें पे करना है। देखिए ये चेक की पूरी पिक्चर आप देख लीजिए, यहाँ ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है इस बॉक्स में, यहाँ पर बैंक ब्रांच का कोड दिया हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नीचे जो दिया होता है देखिए यहाँ पर बहुत से नंबर दिए होते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले होता है वो हमारा चेक नंबर होता है। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 362255, और इधर जो होता है वो कोडिंग होती है, ये बैंक के यूज़ के लिए होती है। ऊपर देखिए डेट भी होती है, और ये डेट यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर हमने पे का मतलब पे कर दे, ये बैंक के लिए ऑर्डर किया जा रहा है कि पे करो किसको, प्रेम कुमार को, और या धारक को, और बेरर भी कहते हैं उसको। और क्या पे करना है, कितना रुपीज़ पे करना है, ये यहाँ लिखा हुआ है 57,000 ओनली, है ना। और फिर हम उसको, ये हमारे वर्ड में हो गया और यहाँ पर फिगर में भी हो गया, यहाँ पर हमने अंकों में भी लिख दिया है। और देखिए जब हम किसी को इस तरह से करते हैं तो जैसे इन्होंने ऊपर डबल लाइन कर दी है, इसका मतलब ये अकाउंट पे ही, किस तरह का चेक है, ये अकाउंट पे ही चेक है, यानी ये आपके अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा। ये इस चेक से आपको कैश में पेमेंट नहीं मिलेगा चेक देने पर, इससे आपके अकाउंट में, ये मिस्टर प्रेम कुमार के अकाउंट में ये 57,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी भी तरह का जो मनी है उसका ट्रांजैक्शन, मनी का यूज नहीं हुआ लेकिन ट्रांजैक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। दस वी सी दैट डिमांड डिपॉजिट शेयर द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। जो डिमांड डिपॉजिट हैं वो मनी के ही एसेंशियल फीचर को शेयर करते हैं। द फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट यूज ऑफ कैश। कि जो फैसिलिटी जो ऑफ चेक है, यानी चेक की जो फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट, वो इसको पॉसिबल करती है कि बिना हम कैश का यूज किए अपना जो भी एक्सचेंज है, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको सेटल कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विद करेंसी, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। और ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं इनको वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट के रूप में और करेंसी के रूप में। तो ये क्या है, ये एक हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में एक तरह के मनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर। यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो बैंक हैं उनका रोल क्या होता है। यानी अब यहाँ पर हमने इतना देखा तो इन सब में बैंक का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आता है ना। तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो बैंक हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें।
So thank you student for watching this video.